कभी कभी किसी शहर की भीड़ में छुपी हुई कहानियां इतनी खामोश होती हैं कि उनकी आवाज सुनने के लिए आपको सिर्फ जासूस नहीं, इंसान बनना पड़ता है। यह कहानी उन्हीं में से एक है। केस की फाइल खोलने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा काम है। मैं जानना चाहता हूं कि सुगम कौशिक की ये फाइलें भारत के किस कोने तक पहुंच रही हैं। तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर या किस जगह से देख रहे हैं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़िएगा। जिस किसी का कमेंट मुझे सबसे बेहतरीन और दिलचस्प लगेगा उसे मैं अपनी अगली वीडियो में एक स्पेशल शाउट आउट दूंगा। तो चलिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए और अब शुरू करते हैं आज की ये अनसुलझी पहेली। सन 1973 की बात है। मैं और कबीर एक ऐसे केस में उलझे हुए थे जिसकी डोर हमें लखनऊ से बहुत दूर कोलकाता तक खींच लाई। कोलकाता एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मोड़ अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा होता है। हम हावड़ा स्टेशन पर उतरे ही थे कि कबीर ने गहरी सांस ली। वाह, यह शहर तो अलग ही है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। यह शहर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपाता है। हमें लेने के लिए एक पुलिस अधिकारी आया था, इंस्पेक्टर अजय कुमार नंद। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने हाथ मिलाया। सुगम कौशिक और यह मेरे साथी कबीर वर्मा। अजय कुमार नंद की आंखों में सतर्कता थी। आपके आने की खबर मुझे पहले ही मिल गई थी और सच कहूं, इस केस में आपकी जरूरत थी। हम सीधे उसके साथ थाने पहुंचे। रास्ते भर उसने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि मामला साधारण नहीं है। थाने में पहुंचकर उसने एक फाइल हमारे सामने रखी। यह है पूरा मामला। मैंने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर एक तस्वीर थी। एक लड़की, करीब 17 से 18 साल की, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने। नाम राधा। अजय ने कहा। कबीर ने धीरे से पूछा, गायब कब हुई? लगभग 10 दिन पहले। मैंने पन्ना पलटा। अगली तस्वीर, एक लड़का। उसका चेहरा अजीब था, ना ज्यादा डरावना, ना ज्यादा मासूम, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो भरोसा भी दिलाता था और डर भी। यह कौन है? मैंने पूछा। अजय ने कहा, यही वो लड़का है जिसके साथ राधा आखिरी बार देखी गई थी। कबीर ने पूछा, नाम? अजय ने धीरे से कहा, यही तो समस्या है, कोई नहीं जानता। कमरे में सन्नाटा छा गया। हम उसी शाम राधा के घर पहुंचे। उसका पिता दरवाजे पर ही खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। आप जासूस हैं? मैंने सिर हिलाया। वह हमें अंदर ले गया। घर बहुत साधारण था, लेकिन हर कोने में एक खालीपन था। उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी बहुत सीधी थी, लेकिन कुछ महीनों पहले एक लड़का यहां आया। कबीर ने पूछा, कहां से? पता नहीं, वह बस अचानक गांव में दिखने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई। वह बहुत मीठा बोलता था, सबका दिल जीत लेता था। मैंने पूछा, और आपकी बेटी? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वह उससे मिलने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। कबीर ने धीरे से पूछा, फिर? उसने कांपते हुए कहा, एक दिन
वह एक चिट्ठी छोड़कर चली गई। उसने हमें वह पत्र दिया। मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, बाबा, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, मुझे मत ढूंढना। कबीर ने कहा, यह तो भागने का केस लगता है। मैंने धीरे से कहा, नहीं। दोनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने पत्र को ध्यान से देखा। यह उसकी लिखावट नहीं है। अजय चौंक गया। आपको कैसे पता? मैंने कहा, क्योंकि इसमें भाव नहीं है। यह शब्द लिखे गए हैं, लेकिन महसूस नहीं किए गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई। राधा की तस्वीर, लेकिन उसके पीछे हल्की सी एक और छाया दिख रही थी। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, वह अकेली नहीं गई। कबीर ने पूछा, मतलब? मैंने तस्वीर से नजर हटाए बिना कहा, यह मामला सिर्फ एक लड़के का नहीं है। यह एक जाल है। उस तस्वीर को देखते हुए मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई। कभी कभी सच सीधे सामने होता है, लेकिन उसे समझने के लिए आपको सिर्फ आंखों से नहीं, एहसास से देखना पड़ता है। मैंने धीरे से तस्वीर को दीवार से उतारा। कबीर ने पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने तस्वीर के पीछे की तरफ देखा। वहां हल्की सी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने इसे हाल ही में छुआ हो और जल्दी में वापस टांग दिया हो। मैंने पिता की तरफ देखा। इस तस्वीर को आखिरी बार कब हटाया गया था? वह थोड़ा सोचकर बोला, मुझे याद नहीं। फिर अचानक बोला, लेकिन उस दिन जब वह लड़का आया था। मैंने कबीर की तरफ देखा। मतलब यह घर उसके लिए नया नहीं था। कबीर ने धीरे से कहा, और वह सिर्फ मिलने नहीं आता था। मैंने सिर हिलाया। वह घर को समझ रहा था। मैंने कमरे को फिर से ध्यान से देखना शुरू किया। फर्श, खिड़की, अलमारी, हर चीज अपनी जगह पर थी। लेकिन एक चीज अलग थी। खिड़की के पास की मिट्टी, वहां हल्के हल्के निशान थे, जैसे कोई कई बार अंदर बाहर आया हो। मैं झुका और मिट्टी को हाथ से छुआ। यह रास्ता है। कबीर ने पूछा, किसका? मैंने धीरे से कहा, उसका, और शायद दूसरों का भी। अब तक जो बातें सामने आई थीं, अजनबी लड़का, लड़की का अचानक बदलना, नकली पत्र और घर के अंदर की जानकारी, यह सब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, यह कोई अकेला लड़का नहीं है। यह एक संगठित काम है। पिता की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मतलब, मेरी बेटी। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन अंदर से मैं जानता था, यह मामला आसान नहीं है। हम वहां से निकले और सीधे अजय कुमार नंद के साथ शहर के पुराने इलाके की तरफ गए। कोलकाता की गलियां संकरी, भीड़ भरी, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी हुई। अजय ने कहा, इस इलाके में कई बार ऐसे केस आए हैं। मैंने तुरंत पूछा, कौन से? उसने धीमे स्वर में कहा, लड़कियों के गायब होने के। कबीर चौंक गया। और आपने कुछ नहीं किया? अजय ने गहरी सांस ली। हमने कोशिश की, लेकिन हर बार कोई सबूत नहीं मिला। अब बात और गंभीर हो चुकी थी। हम एक पुराने पुस्तकालय के पास पहुंचे। अजय ने कहा, यहां एक आदमी रहता है।
जो इस शहर के हर कोने को जानता है। हम अंदर गए। वहां शांति थी और किताबों की खुशबू। एक आदमी मेज पर बैठा था। धोती कुर्ता, तेज आंखें और चेहरे पर एक गहरी सोच। अजय ने कहा, यह है। मैंने आगे बढ़कर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। वह हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी। सुगम कौशिक। कबीर धीरे से बोला, आप इन्हें जानते हैं? वह बोला, एक जासूस दूसरे जासूस को पहचान ही लेता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। यह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने कहा, आप जिस केस में आए हैं वह अकेला नहीं है। मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, मैं भी एक ऐसे ही केस पर काम कर रहा हूं। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। मैंने कहा, तो शायद हमारे रास्ते जुड़े हुए हैं। वह मुस्कुराया, शायद नहीं, पक्का। मैंने उसे राधा की तस्वीर दिखाई। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोला, यह चेहरा मैंने देखा है। हम सब चौंक गए। कहाँ? मैंने पूछा। वह धीरे से बोला, उस जगह जहां लोग अपने नाम भूल जाते हैं। कबीर ने कहा, मतलब? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर आप सच में इस केस को सुलझाना चाहते हैं तो आपको उस जगह जाना होगा जहां लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते। मैंने उसकी तरफ देखा। और वह जगह कहाँ है? वह खड़ा हुआ, खिड़की की तरफ गया और धीरे से बोला, कोलकाता की असली दुनिया रात के बाद शुरू होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कबीर की तरफ देखा। आज रात हम असली खेल में उतरेंगे। रात धीरे धीरे कोलकाता पर उतर चुकी थी। दिन की भीड़ अब कम हो रही थी, लेकिन शहर खत्म नहीं हुआ था। वह बस अपना दूसरा चेहरा दिखाने वाला था। मैं, कबीर और अजय तीनों एक जीप में बैठे उस इलाके की तरफ जा रहे थे जिसका नाम लोग खुलकर नहीं लेते थे। कबीर ने धीरे से पूछा, तुम्हें उस आदमी की बात पर भरोसा है? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, उसकी आंखों में झूठ नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वह खुद भी कुछ ढूंढ रहा है। अजय ने गाड़ी धीमी की। आगे से हमें पैदल जाना होगा। हम उतर गए। सामने की गली अंधेरी थी, सिर्फ कुछ टिमटिमाती लाइटें और दूर से आती हल्की हल्की आवाजें। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, माहौल बदलने लगा। लोगों की नजरें हमारे ऊपर टिकने लगीं। यह वह जगह थी जहां हर कोई कुछ छुपा रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैंने शांत स्वर में कहा, सच अक्सर ऐसी ही जगहों में मिलता है। हम एक पुराने से दरवाजे के सामने रुके। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अजय ने धीरे से कहा, यहीं से कई बार लोगों को अंदर जाते देखा गया है। मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा पूरी तरह खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था। कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े, और सबकी नजरें अचानक हमारी तरफ मुड़ गईं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आप लोग रास्ता भटक गए हैं शायद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हम रास्ता ढूंढने आए हैं। वह हल्का सा हंसा। यहां रास्ते नहीं मिलते, यहां लोग खो जाते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, हमें एक लड़की चाहिए।
आदमी का चेहरा थोड़ा बदला। यहां बहुत लोग आते जाते हैं। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैंने राधा की तस्वीर उसके सामने रखी। उसने एक नजर तस्वीर पर डाली, फिर मेरी तरफ देखा। नहीं देखा। उसका जवाब बहुत जल्दी आया था, बहुत ज्यादा जल्दी। मैंने धीरे से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कमरे में अचानक तनाव बढ़ गया। कुछ लोग उठकर खड़े हो गए। अजय ने हल्के से इशारा किया कि मामला बिगड़ सकता है, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने उस आदमी की आंखों में देखा। तुम्हें डर है? वह हंसा, लेकिन उसकी आंखों में हंसी नहीं थी। डर? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, उसे जाने दो। सबकी नजर उस दिशा में गई। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कमजोर, लेकिन आंखों में गहराई। उसने हमारी तरफ देखा। तुम लोग गलत जगह आ गए हो। मैंने पूछा, और सही जगह कहाँ है? उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर धीरे से कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। कबीर ने घबराकर कहा, यह पहेली क्यों बोल रहे हो? बूढ़ा आदमी आगे आया और बहुत धीमे स्वर में बोला, अगर सच में उसे ढूंढना चाहते हो तो हुगली के उस पार जाओ। अजय चौंक गया। वहां? बूढ़े ने सिर हिलाया, लेकिन सावधान रहना। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वहां लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते, उन्हें ले जाया जाता है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैंने कबीर की तरफ देखा। अब यह साफ था, हम सही दिशा में थे, लेकिन रास्ता और खतरनाक होने वाला था। जैसे ही हम बाहर निकले, कबीर ने धीरे से कहा, यह पूरा एक गिरोह है। मैंने सिर हिलाया। और हम अभी सिर्फ दरवाजे तक पहुंचे हैं। रात और गहरी हो चुकी थी, और मुझे साफ महसूस हो रहा था, यह केस अब सिर्फ एक खोज नहीं रहा, यह एक लड़ाई बनने वाला है। हमने बिना समय गवाए उसी रात हुगली पार जाने का फैसला किया। अजय ने कहा, सुबह तक इंतजार करना बेहतर होगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। हर घंटा मायने रखता है। कुछ देर बाद हम एक छोटी नाव में थे। हुगली का पानी काला सा दिख रहा था, जैसे वह अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए बैठा हो। कबीर चुप था। यह उसके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने धीरे से कहा, सुगम, तुम्हें भी अजीब लग रहा है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक जाल है, और हम उसके बीच में जा रहे हैं। नाव धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंची। वहां शहर जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, कुछ टूटी हुई झोपड़ियां, और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। अजय ने धीमे स्वर में कहा, यह इलाका रिकॉर्ड में भी ठीक से नहीं आता। हमने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे हम अंदर गए, मुझे साफ महसूस हो रहा था, कोई हमें देख रहा है। कबीर ने भी धीरे से कहा, हम अकेले नहीं हैं। मैंने बिना पीछे देखे जवाब दिया, हाँ, और वे चाहते हैं कि हमें यह एहसास हो। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक पुरानी सी इमारत दिखाई दी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अजय ने धीरे से कहा, यही होगा। हमने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर
कई छोटे छोटे कमरे थे और हर कमरे में कुछ लोग बैठे थे, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के, सबकी आंखें खाली, जैसे उनमें से कुछ छीन लिया गया हो। कबीर की आवाज कांप गई। यह क्या है? मैंने धीरे से कहा। यह कैद है। तभी एक लड़की ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी। मैं उसके पास गया। तुम यहां कैसे आई? वह धीरे से बोली। वह मुझे यहां लाया। कौन? उसने कांपते हुए कहा। वही जो सबको लाता है। क्या नाम है उसका? वह चुप हो गई, फिर बहुत धीरे से बोली। वह नाम नहीं बताता। मेरे दिमाग में तुरंत वही चेहरा आया, वही लड़का। लेकिन अब बात साफ थी। वह सिर्फ एक चेहरा था, असली खेल पीछे था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हम तुरंत मुड़े। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था, जिसे हमने पहले तस्वीर में देखा था। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान। कबीर ने गुस्से में कहा, यही है। वह धीरे धीरे अंदर आया। आप लोग काफी दूर तक आ गए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अब तुम्हारा खेल खत्म। वह हंसा। खेल? आपको लगता है यह खेल है? उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब उसमें ठंडक थी और खतरनाक सच्चाई। यह व्यापार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम इंसानों को बेचते हो? वह बिल्कुल शांत था। हम उन्हें मौका देते हैं। मैंने कहा, झूठ। तुम उन्हें धोखे से यहां लाते हो, उनकी जिंदगी छीन लेते हो। कुछ सेकंड तक वह मुझे देखता रहा। फिर उसने ताली बजाई। अचानक चारों तरफ से लोग निकल आए। हम घिर चुके थे। अजय ने धीरे से कहा, अब। मैंने बिना घबराए जवाब दिया, अब सच सामने आएगा। हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। कमरे में खड़े लोग सिर्फ गुंडे नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह सब उनके लिए रोज की बात हो। कबीर ने धीरे से कहा, सुगम, अब बात बिगड़ चुकी है। मैंने बिना घबराए जवाब दिया, नहीं, अब असली बात शुरू हुई है। वह आदमी, वही लड़का, धीरे धीरे हमारे करीब आया। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, लेकिन यहां से कोई वापस नहीं जाता। मैंने शांत स्वर में कहा, हर बार ऐसा नहीं होता। वह हल्का सा मुस्कुराया। तो आज एक नया अनुभव होगा। तभी बाहर से अचानक शोर उठा। कुछ लोगों के भागने की आवाज, और फिर पुलिस। कमरे में हलचल मच गई। अजय ने तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। सब लोग हथियार डाल दो। कबीर ने मेरी तरफ देखा। यह कैसे? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम अकेले नहीं आए थे। दरवाजे से कई पुलिस वाले अंदर घुस आए, और उनके पीछे वही आदमी जिससे हम पहले मिले थे। कबीर ने धीरे से कहा, ये? मैंने कहा, हाँ, अब समझ आया। वह आगे बढ़ा और सीधा उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही शांत गहराई थी। तुम बहुत समय से बचते आ रहे थे। लड़के की मुस्कान पहली बार कमजोर पड़ी। और तुम भी, उसने जवाब दिया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दो दिमाग एक ही खेल को अलग अलग तरीके से समझ रहे हों। मैंने धीरे से कहा,
अब तुम्हारा खेल खत्म है। लड़का अचानक हंस पड़ा। खत्म? आप लोग अभी भी नहीं समझे। उसने धीरे धीरे कमरे के चारों तरफ देखा। मैं अकेला नहीं हूं। मेरे दिमाग में पहले से ही यह बात थी, लेकिन अब वह खुद मान चुका था। तो बाकी कहाँ हैं? मैंने पूछा। वह मुस्कुराया। हर जगह। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वह आगे बोला, यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह पूरा नेटवर्क है। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पर दाग हो। वह शांत था। हम वही देते हैं जो लोग चाहते हैं। मैंने कहा, नहीं, तुम उनका फायदा उठाते हो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने अचानक मेरी तरफ देखा। और तुम खुद को हीरो समझते हो? मैंने बिना झिझक कहा, नहीं, मैं सिर्फ सच ढूंढता हूं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो सच सुनो। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, लेकिन हर शब्द भारी था। राधा यहां थी। कबीर ने तुरंत पूछा, कहाँ है वह? वह बोला, अब यहां नहीं है। मेरे अंदर एक झटका सा लगा। कहाँ गई? उसने मुस्कुराकर कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। कमरे में फिर वही ठंडक फैल गई। मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। वह बोला, अगर सच जानना है तो तुम्हें मुझसे आगे जाना होगा। और फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन वहां तुम शायद खुद वापस न आ सको। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ राधा का नहीं था, यह उससे कहीं बड़ा था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी अब डर से भरी हुई थी। उस लड़के के शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे, जहां से कोई वापस नहीं आता। कबीर ने मेरी तरफ देखा। सुगम, अगर यह सच है, मैंने उसकी बात पूरी की, तो हमें वहीं जाना होगा। अजय ने तुरंत कहा, यह पागलपन है। अगर वह जगह सच में इतनी खतरनाक है। मैंने उसकी तरफ देखा, तो वही सही जगह है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अजय ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं भी चलूंगा। हमने उस लड़के को पुलिस के हवाले किया, लेकिन उससे पहले मैंने उससे एक आखिरी सवाल पूछा, वह जगह कहाँ है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डॉकयार्ड। अजय तुरंत चौंक गया। पुराना बंदरगाह? लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वहीं से सब शुरू होता है। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते थे। हम सीधे उस पुराने डॉकयार्ड की तरफ बढ़े। कोलकाता का वह हिस्सा जहां अब कोई जाता नहीं था। टूटी हुई जहाज, जंग लगी लोहे की गंध, और हर तरफ फैला सन्नाटा। कबीर ने धीरे से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा, यही तो वजह है कि हमें यहां होना चाहिए। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। वहां मैंने इशारा किया। हम उस दिशा में बढ़े। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, हमें आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोग बात कर रहे थे। हमने छुपकर देखा। वहां कई आदमी खड़े थे, और उनके बीच कुछ लड़कियां। उनमें से एक राधा थी। कबीर ने धीरे से कहा, वह वही है। मेरे अंदर एक राहत की लहर दौड़ी। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। तभी
एक आदमी आगे आया। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ अलग था। यह वही था जो असली खेल चला रहा था। अजय ने धीरे से कहा, यही है मास्टरमाइंड। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ गणना। वह धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा, जैसे उसे पहले से पता था कि हम यहां हैं। आ ही गए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन खतरनाक। मैं आगे बढ़ा। यह सब खत्म हो चुका है। वह हल्का सा मुस्कुराया। खत्म? तुम्हें लगता है तुम एक जगह पकड़कर सब खत्म कर दोगे? मैंने कहा, आज कम से कम यहां खत्म होगा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने हाथ उठाया। अचानक चारों तरफ से लोग निकल आए। हम फिर से घिर चुके थे। कबीर ने धीरे से कहा, इस बार मामला भारी है। मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इस बार हम तैयार हैं। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। अजय मुस्कुराया। अब खेल बराबरी का है। मास्टरमाइंड ने एक पल के लिए सायरन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, मैंने जवाब दिया। और तुम गलत खेल खेल रहे हो। रात अब अपने चरम पर थी, और यह लड़ाई अब खत्म होने वाली थी। सायरन की आवाज अब पास आ चुकी थी। हवा में तनाव इतना बढ़ गया था कि हर कोई समझ रहा था, अब या तो सब खत्म होगा या सब बिखर जाएगा। मास्टरमाइंड ने एक पल के लिए चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सा संतुलन। तुमने अच्छा जाल बिछाया, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे जाल को तोड़ने के लिए। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। लेकिन एक बात तुम अब भी नहीं समझे। मैंने पूछा, क्या? वह धीरे से बोला, हर कोई यहां जबरदस्ती नहीं है। कबीर चौंक गया। क्या मतलब? मास्टरमाइंड ने राधा की तरफ इशारा किया। पूछ लो उससे। हमारी नजर राधा पर गई। वह अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही डर नहीं था जो बाकी लड़कियों में था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। राधा, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ में कुछ और भी। तुम यहां क्यों हो? मैंने पूछा। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं खुद आई थी। कबीर के चेहरे पर हैरानी साफ थी। क्या? राधा की आवाज कांप रही थी। मुझे लगा था मैं उससे प्यार करती हूं। उसने उस लड़के की तरफ देखा। उसने कहा था, वह मुझे एक नई जिंदगी देगा। मेरे अंदर एक भारीपन सा आया, और अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मुझे समझ में आ गया है, मैं फंस चुकी हूं। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो। राधा ने आसपास देखा, बाकी लड़कियों की तरफ। हम सब, उसने धीमे से कहा, किसी ना किसी झूठ के पीछे यहां आए थे। कबीर ने गुस्से में मास्टरमाइंड की तरफ देखा। तुमने इन सबको धोखा दिया। मास्टरमाइंड शांत था। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया। मैंने उसकी बात काट दी। झूठ का रास्ता। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। तभी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। हथियार डाल दो। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार रास्ता बंद था। अजय ने पूरी टीम के साथ आगे बढ़कर सबको काबू में लेना शुरू किया।
मास्टरमाइंड वहीं खड़ा रहा। उसने मेरी तरफ देखा। तुम जीत गए, मैंने धीरे से कहा। नहीं, आज बस कुछ लोग बच गए। राधा अपने पिता की तरफ भागी, जो पुलिस के साथ वहां पहुंच चुके थे। वह उसे पकड़कर रोने लगी। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें उम्मीद भी थी। मैंने यह सब देखा और अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने एक जाल तोड़ दिया, लेकिन ऐसे जाल खत्म नहीं होते। मैंने बिना डरे जवाब दिया, जब तक लोग सच समझते रहेंगे, तब तक यह जाल बनते भी रहेंगे और टूटते भी। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन यह कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। कुछ दिन बाद कोलकाता की वही सड़कें, वही भीड़, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं और कबीर हावड़ा स्टेशन की तरफ जा रहे थे। ट्रेन वापस लखनऊ के लिए तैयार थी। कबीर ने बैग रखते हुए कहा, यह केस बाकी केसों जैसा नहीं था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ केस सिर्फ सुलझते नहीं, वो हमें बदल भी देते हैं। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम उस आदमी के बारे में सोच रहे हो ना? मैं समझ गया, वह मास्टरमाइंड की बात कर रहा था। हाँ, मैंने धीरे से कहा। वह गलत था, लेकिन उसकी बातों में एक खतरनाक सच्चाई थी। कबीर ने पूछा, कौन सी? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हर इंसान किसी ना किसी चीज से भाग रहा होता है, और अगर कोई उसे एक आसान रास्ता दिखा दे, तो वह बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कोलकाता पीछे छूट रहा था, लेकिन उसकी कहानी नहीं। तभी प्लेटफॉर्म पर मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह वही था जिससे हम पुस्तकालय में मिले थे। वह खड़ा था, शांत, जैसे हमेशा रहता है। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा सिर झुकाया। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। कबीर ने पूछा, तुम उसे जानते हो? मैंने कहा, बस इतना जानता हूं कि वह भी सच की तलाश में है। ट्रेन आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद कबीर सो गया, लेकिन मैं जाग रहा था। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। यह केस सिर्फ एक लड़की को ढूंढने का नहीं था, यह समझने का था कि इंसान क्यों भटकता है, क्यों वह झूठ को सच मान लेता है, और क्यों उसे सही रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी किसी को अंधेरे में उतरना पड़ता है। मेरे हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। फिर मैंने आखिरी लाइन लिखी, जासूस होना सिर्फ रहस्य सुलझाना नहीं है, यह इंसानियत को बचाए रखने की कोशिश है। मैंने डायरी बंद की। सुबह हो चुकी थी। ट्रेन लखनऊ पहुंच रही थी। शहर वही था, लेकिन हर बार की तरह एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। कबीर ने नींद में ही कहा, अगला केस कब? मैं हल्का सा हंसा। बहुत जल्द। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन सोचा, कुछ लोग खो जाते हैं, कुछ को खोज लिया जाता है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि सच कभी खोता नहीं। और यही इस कहानी का असली अंत था। सच और यादों के इस खेल में आज के लिए बस इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि सुगम कौशिक की यह फाइल आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी रहस्यों की इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरी अगली जांच में मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी सुराग आपसे छूट न जाए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? या फिर अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनसुलझी कहानी है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट को गौर से पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करके इस जासूसी सफर को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संभल कर रहिएगा, क्योंकि शहर की इन अंधेरी गलियों में राज अभी और भी बाकी हैं। मिलते हैं अगली फाइल के साथ।